अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, माजी के दरीचों से कुछ ऐसी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जिसको ऑलरेडी थंबनेल पर आपने पढ़ लिया होगा कि आखिर आज तक बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया है वहाँ के अवाम ने, और वो जो बांग्लादेश का बानी था उसके मुजस्समे को तोड़ते हुए लोगों का गुस्सा इस हद तक पहुँच गया कि लोगों ने उनके मुजस्समे के ऊपर पेशाब तक कर दिया। वही आर्मी का खेल वहाँ की और वही उनकी शख्सियात का खेल, सिर्फ चेहरे बदल गए मगर मामलात अभी भी वो चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बांग्लादेश के अंदर जब शेख मुजीबुर रहमान को दफनाया गया था तो उनकी मैयत को नहलाने के लिए साबुन तक भी मौजूद नहीं था। आज बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। इस रिसर्च के अंदर ज़्यादातर जो कंटेंट है वो रेहान फजल का है, जिन्होंने बीबीसी से बात करते हुए बहुत सी चीज़ें बताई हैं और बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। तो जनाब, ये पूरी रिसर्च जो है इसको बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये सुनने के बाद आपको बड़ा मज़ा आएगा और तारीख़ के दरीचों में से बहुत सारी चीज़ें खुलकर आपके सामने आएंगी। तो ये ज़रा सुनिएगा कि 7 मार्च 1971 को ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 10 लाख अफराद अपने हाथों में बांस की लाठियां लिए हुए खड़े थे, वहाँ मौजूद थे, और लाठियां लेने का मकसद किसी महकमे के ऊपर हमला करना या उससे बचाव की तैयारी नहीं था, बल्कि मज़ाहमत का एक इस्तिआरा था, और इस्तिआरे के तौर पर सबने अपने हाथों में ताकत की बुनियाद पर लाठियां ली हुई थी। महकमे की तरफ से आज़ादी के हक में नारे थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि उस दौरान एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर जायज़ा लेने के लिए ऊपर फ़िज़ा में महवे परवास था। वफाक की जानिब से जारी करदा एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब की तकरीर को बराह रास्त नशर करने के हतमी तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार था। शेख मुजीब ने मजमे से खिताब करना शुरू किया। दर हकीकत ये महज एक सियासी तकरीर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान में फ़ौजी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ उसका एक खुला चैलेंज था। बाद में उस तकरीर को बरे-सग़ीर में सियासी रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली तकरीरों में एक बड़ा मकाम भी हासिल हुआ। इस तकरीर के चंद रोज़ बाद पाकिस्तान के सदर याह्या खान उस मसले के सियासी हल करने के लिए ढाका पहुंच चुके थे। फौरी तौर पे ऐसे इशारे मिल रहे थे कि याह्या खान मशरकी पाकिस्तान यानी कि मौजूदा बांग्लादेश के अवाम के इक़्तिदार के हवाले करने के मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहे थे। 23 मार्च को जब शेख मुजीबुर रहमान सदर याह्या से बात करने के लिए उनकी रिहाइशगाह गए तो उनकी गाड़ी पर बांग्लादेशी झंडा लगा हुआ था। वो ये जाहिर करना चाह रहे थे कि वो एक आज़ाद बंगाली रियासत के रहनुमा ऑलरेडी बन चुके हैं। अब आपको ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में भी बताती चलो कि 25 मार्च की शाम तक ये खबरें भी फैलना शुरू हो चुकी थीं कि सदर याह्या खान अपने वफ्द के हमरा ढाका से वापस पाकिस्तान आ गए हैं, जिसके बाद रात के 11:30 बजे सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका था। सैयद बदरुल हसन जो हैं वो अपनी किताब में लिख चुके हैं, जिसका नाम था फ्रॉम रेबल टू फाउंडिंग फादर। उसमें उन्होंने लिखा कि शेख मुजीब की बड़ी बेटी हसीना वाजिद ने उन्हें बताया कि फ़ौज की जानिब से गोली चलने की आवाज़ सुनते ही शेख मुजीब ने एक वायरलेस से पैगाम भेजकर बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया। शेख मुजीब ने कहा कि मैं बांग्लादेश के लोगों से मुतालबा करता हूं कि वो जहां कहीं भी हों और जो कुछ भी उनके हाथ में है उनके साथ वो फ़ौज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करें। यानी शेख मुजीबुर रहमान ने अपने लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ने यह भी ऐलान किया कि आपकी लड़ाई उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तानी फ़ौज के हर सिपाही को बांग्लादेश की सरजमीन से बेदखल नहीं कर दिया जाता। उसी रात 1 बजे के करीब पाकिस्तानी फ़ौज के चंद अहलकार शेख मुजीब के घर 32 धान मंडी पहुंचे, जहां शेख मुजीब उनका पहले से इंतज़ार कर रहे थे। शेख मुजीब के घर के गेट के ऊपर पहुंचते ही फ़ौजियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उनके मुताबिक एक मकामी सिक्योरिटी गार्ड जो कि दरवाजे पे सिक्योरिटी की देखभाल कर रहा था, उसको भी गोली लगी और वो मौके पे दम तोड़ गया। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी जो बेटी हैं हसीना वाजिद, उनका तो बहरहाल यही नैरेटिव है कि गोलियां चलाई गई थी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि गोलियां चलाने की जो बात है उसको एग्जैजरेट किया गया था। एक फ़ौजी अफसर ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि शेख मुजीबुर रहमान हथियार डाल दें। थोड़ी देर के बाद शेख मुजीबुर रहमान नीचे आ गए, जहां सिपाहियों ने उन्हें जीप में बिठाया और अपने साथ लेकर चले गए। शेख मुजीब को गिरफ्तार करने वाली टीम के इंचार्ज ने वायरलेस पर पैगाम भेजा कि पिंजरे में बड़ा परिंदा छोटा परिंदा उड़ गया है।
बदरुल हसन लिखते हैं कि शेख मुजीब को 3 दिन तक छावनी के आदमजी कॉलेज के अंदर रखा गया और फिर सख्त सिक्योरिटी में मगरबी पाकिस्तान ले जाया गया। अब बात कर लेते हैं शेख मुजीब की सजाए मौत के हवाले से। पाकिस्तान में उन्हें मियां वली की जेल के अंदर कैद रखा गया। शेख मुजीब तकरीबन 9 माह तक उस जेल के अंदर कैद रहे। दिसंबर 1971 में एक फौजी ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। इसी दौरान पाकिस्तान का इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ में आ गया, जिनके अहकामात पर मुजीब को मियांवाली की जेल से निकालकर रावलपिंडी के करीब एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। कुलदीप नैयर अपनी सवाने हयात जो लिखते हैं, सवाने उमरी के अंदर वो लिखते हैं, जिसका नाम था बियॉन्ड द लाइनर, उसमें वो लिखते हैं कि मुजीब ने मुझे बताया था कि एक दिन अचानक भुट्टो उनसे गेस्ट हाउस में मिलने के लिए आ गए। मुजीब ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए। भुट्टो ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान का सदर हूँ। लेकिन मुजीब ने इस पर कहा कि इस ओहदे पर मेरा हक है। इस पर भुट्टो सीधे अपने पॉइंट पर आ गए और पेशकश की कि अगर शेख मुजीब राज़ी हो जाएं तो खारजा अमूर, दिफा और मवासलात के महकमे आपको जो हैं वो दिए जा सकते हैं और हम लोग मिलकर चला सकते हैं। यानी जो भुट्टो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे शेख मुजीबुर रहमान को इस चीज़ की ऑफ़र की। कुलदीप नैयर ने ये बताया कि शेख मुजीब ने उस वक्त ये जवाब दिया कि इस वक्त मैं आपकी तहवील में हूँ, मेरे लिए अपने लोगों से मशवरा किए बगैर कोई वादा करना मुमकिन नहीं हो सकता। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर कमाल हुसैन, जो इस वक्त शेख मुजीब के साथ पाकिस्तानी जेल में थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। जबकि कुछ ज़राए से मुझे ये बात पता चली कि जब भुट्टो साहब जो हैं वो मुजीबुर रहमान को मिलने के लिए गए थे तो मुजीबुर रहमान ने उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की थी और उनके साथ कुछ बड़े उनके ख़िलाफ़ और ख़राब बातें भी की थी। और कुछ लोग भुट्टो के अलावा कुछ एक दो फौजी शख्सियात का भी नाम लेते हैं कि जब वो गए थे तो उनके साथ भी बड़ी बदतमीज़ी की थी। उन्होंने बताया कि भुट्टो आखिरी दम तक शेख मुजीब पर पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरीके से ताल्लुकात कायम रखने के लिए दबाव डालते रहे। जिस दिन शेख मुजीबुर रहमान को रिहा किया जाना था और वो लंदन जाने वाले थे, भुट्टो ने कहा कि वो एक दिन मजीद क़याम करें, क्योंकि अगले दिन शाह ईरान जो हैं वो आ रहे थे और वो उनसे मिलना चाहते थे। शेख समझ गए कि वो शाह ईरान के ज़रिए से उनके ऊपर दबाव डलवाना चाहते हैं। इस पर शेख मुजीब ने कहा कि उन्हें भुट्टो की तजवीज़ कबूल नहीं और ये कि उन्हें गेस्ट हाउस से दोबारा जेल भेजा जा सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान की बांग्लादेश में वापसी हुई। 7 जनवरी 1972 की रात भुट्टो जब खुद मुजीबुर रहमान और कमाल हुसैन को छोड़ने रावलपिंडी के चकलाला एयरपोर्ट गए तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहे बगैर मुजीबुर रहमान को अलविदा कहा और मुजीब ने भी पीछे मुड़कर देखे बगैर तेज़ी से जहाज़ की सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ दी। 2 दिन लंदन में रहने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने 9 जनवरी की शाम ढाका रवानगी इख्तियार की। रास्ते में वो चंद घंटों के लिए नई दिल्ली में भी रुके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेख हसीना वाजिद और उनके वालिद मुजीबुर रहमान की मोहब्बत हमेशा से भारत के साथ रही है और भारत के बारे में इस वक्त बांग्लादेश के अवाम क्या सोचते हैं वो तो आपने उनके जिस तरीके से उनके मुजस्समे तोड़े गए हैं, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को उल्टा लटकाया गया है, उसकी मिसाल आपके सामने है। लेकिन ये बात हकीकत है कि शेख मुजीबुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान की बजाय भारत की तरफ अपना टिल्ट रखा। डॉक्टर कमाल हुसैन याद करते हुए कहते हैं कि उस वक्त के इंडियन सदर वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी थीं और उनकी पूरी काबीना, तीनों अफवाज के सरबराहान और मगरबी बंगाल के वज़ीर आला सिद्धार्थ शंकर राय शेख मुजीब के इस्तकबाल के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे के ऊपर मौजूद थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तारीख़ ने कई सालों के बाद देखा कि शेख हसीना जब भागी हैं बांग्लादेश से तो उनका इस्तकबाल करने के लिए अब की बार जो है वो भारतीय इसी तरह से खड़े थे एयरपोर्ट पे और शेख हसीना को भारत ने ही अपने पास जो है वो पनाह दिया है। हालांकि लंदन ने और अमेरिका ने तो उनको सियासी पनाह देने से भी इनकार कर दिया। फौजी छावनी के मैदान में एक जलसा आम में मुजीब ने बांग्लादेश की आज़ादी की जिद्दोजहद में मदद करने पर हिंदुस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया, जो इस बात का खुद कन्फेशन है कि शेख मुजीबुर रहमान हमेशा भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे। शेख मुजीब ने अंग्रेज़ी में तकरीर करना शुरू की, लेकिन उस वक्त स्टेज पर मौजूद इंदिरा गांधी ने उनसे बंगाली ज़बान में तकरीर करने की दरख्वास्त की। दिल्ली में 2 घंटे क़याम के बाद शेख मुजीब जब ढाका पहुंचे तो ढाका के हवाई अड्डे पर तकरीबन 10 लाख लोग ऑलरेडी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। शेख मुजीब, जिनका पाकिस्तानी जेल में 9 माह गुजारने की वजह से वज़न काफ़ी कम हो चुका था, वो अपने दाएं हाथ से अपने लंबे बालों को पीछे करते हुए आगे बढ़े और ताजुद्दीन अहमद ने अपने
قائد کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے ریس کورس گراؤنڈ میں لاکھوں کے ہجوم کے سامنے رہندر ناتھ ٹیگور کو یاد کیا اور شیخ مجیب نے ٹیگور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک بار یہ شکایت کی تھی کہ بنگال کے لوگ صرف بنگالی ہی رہے، سچے انسان نہیں بنے۔ ڈرامائی انداز میں مجیب نے کہا کہ اے عظیم شاعر، واپس آؤ اور دیکھو کہ تمہارے بنگالی لوگ کیسے ان شاندار انسانوں میں بدل گئے ہیں جن کا تم نے کبھی تصور کیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں شیخ مجیب الرحمان کے اہل خانہ سمیت قتل کی۔ شیخ مجیب نے جیسے ہی اپنا اقتدار سنبھالا اور جنگ سے تباہ شدہ بنگلہ دیش کی تعمیر نو کو شروع کیا، لیکن اس کہانی کا ایک افسوسناک انجام ہوا۔ 1975 تک تمام معاملات ان کے ہاتھ سے نکلنے لگ گئے، کرپشن بڑھنے لگ گئی اور اقربا پروری کو ہوا ملنے لگ گئی۔ عوام میں بے اطمینانی کے ساتھ ساتھ بنگلہ فوج میں بھی جو بے اطمینانی ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ 15 اگست 1975 کی صبح کو بنگلہ دیش فوج کے کچھ جونیئر افسران نے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اپنے گھر کے باہر گولی چلنے کی آواز سنتے ہی شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل شفیع اللہ کو فون ملا دیا۔ شفیع اللہ جو ہیں جنرل، انہوں نے بتایا کہ مجیب الرحمان بہت ہی غصے میں تھے اور انہوں نے ان سے کہا کہ تمام سپاہیوں نے میرے گھر پر حملہ کیا ہے، ان کو واپس آنے کا حکم دیں۔ لیکن انہوں نے آگے سے شیخ مجیب سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے گھر سے باہر آ سکتے ہیں؟ وہاں پر سید بدر الحسن آرمی چیف کے رویے پر سوال اٹھاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ملک کے صدر سے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ سوچ رہے تھے کہ یہ ایسی صورتحال میں گھر سے باہر آ جائیں جب چاروں طرف گولیاں چل رہی ہوں؟ گھر پر حملے کے بعد شیخ مجیب الرحمان اپنے گھر کی بالائی منزل کے نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہے تھے کہ جب فوجی اہلکاروں نے فائرنگ کی اور شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ منہ کے بل گر پڑے۔ ان کا پسندیدہ پائپ ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا اور اس کے بعد ان کے گھر کے اندر ان کی موت کا رقص شروع ہوا۔ سب سے پہلے ان کی بیگم کو گولی ماری گئی، پھر ان کے بیٹے کو گولی ماری گئی اور پھر اس کے بعد ان کی دونوں بہوؤں کو بھی نہیں بخشا گیا، یہاں تک کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے 10 سالہ رسل مجیب کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس پورے گھرانے کی صرف 2 بیٹیاں زندہ رہیں کیونکہ اس وقت وہ گھر میں نہیں بلکہ جرمنی میں تھیں۔ اب پیچھے سے ان کی موت کے اوپر آنسو بہانے والا کوئی نہیں تھا، اور سبھاش چکرورتی جو ہیں وہ ماضی میں ٹائمز آف انڈیا کے دہلی بیورو چیف رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے میڈیا کو کیا بتایا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوستان کے اس وقت کے ہائی کمشنر جو ان کے دوست تھے، انہوں نے انہیں بتایا کہ اس دن اصل میں شیخ مجیب کے گھر پر ہوا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ بنگلہ دیش کے جو فوجی اہلکار ہیں وہ ان کے گھر میں یعنی شیخ مجیب الرحمان کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو وہ کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ انہیں لگا کہ وہ غلطی سے ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ انہیں مارنے کے لیے آئے ہیں۔ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بے رحمی سے مارا گیا اور بعد میں ان کی لاشیں ایک فوجی ٹرک میں ڈال کر لے جایا گیا۔ 16 اگست کی صبح فوجیوں نے تمام لاشیں اکٹھی کی اور شیخ مجیب کے علاوہ باقی سب مقتولین جو تھے ان کے اہل خانہ کو بنائی گئی قبرستان میں ایک بڑے سے گڑھے کے اندر ڈال کر دفن کر دیا گیا۔ مجیب کی میت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی گاؤں تنگی پارا تک پہنچایا گیا۔ فوجیوں نے اس موقع پر ان کے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا تاکہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکیں، اور فوجیوں کا اصرار تھا کہ مجیب کی میت کو جلد از جلد دفن کیا جائے، لیکن گاؤں کے ایک مولانا اس بات پر بضد تھے کہ میت کو غسل دیے بغیر دفن نہیں کیا جا سکتا۔ بدر الحسن لکھتے ہیں کہ نہلانے کے لیے صابن دستیاب نہیں تھا اور آخر میں ان کی میت کو کپڑے دھونے والے صابن سے نہلایا گیا۔ انہیں مقامی قبرستان میں اپنے والد کے پہلو دفنا دیا گیا۔ اس شام جب بارش ہوئی تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ شاید قدرت بھی اس بے دردی کو برداشت نہ کر سکی جس سے مجیب کو مارا گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ حسینہ واجد جنہوں نے بعد میں اقتدار کا سورج چڑھتے دیکھا، اقتدار میں آئیں اور 15 سال تک انہوں نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے، جمہوریت کو اپنانے کے بجائے ایک ڈکٹیٹرشپ کو زیادہ اچھا سمجھا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دبایا اور ان کے حقوق کو سلب کیا اور اپنے تمام مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کا رونا وہ ہمیشہ اپنے لیے روتی رہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے شیخ حسینہ کا وہ انجام دیکھا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس شیخ مجیب الرحمان جس کے بارے میں ہمیشہ سے وہ روتی رہیں کہ میرے والد کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، آج بنگلہ دیش کے عوام نے ان کے مجسمے کو توڑتے ہوئے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ پیشاب کیا، یعنی کہ ان کی نیشن نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیا۔ جناب باریہ جی، آپ لوگوں کی تاریخ کے دریچوں سے ایک ڈاکیومنٹری تو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔
مزید کس کس شخصیت کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا، شیئر کیجیے گا، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد